दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चूंकि हम लोग आज साइंस एंड टेक का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अंतरिक्ष में ये जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जो सैटेलाइट्स हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, एक और बात बच्चों मैं आपसे बोल देता हूँ कि आप लोग अभी मुझे कम से कम 20 मिनट तक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को मुझे यूट्यूब पर भी अपलोड करना है। तो मैं दोबारा मेहनत नहीं करना चाहता, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कोऑपरेट करें। ठीक है, तो आप लोग नहीं बोलेंगे। अभी मैं आप सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस 20 मिनट के वीडियो के बाद, मतलब ये 20 मिनट में जाऊँगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो भी डाउट होंगे फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो फिर मैं आपको वहां पर अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने सभी को म्यूट पर डाल दिया है, तो बच्चों कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि आप किसी एक देश में बैठकर किसी दूसरे देश में फोन कैसे लगा लेते हैं और आपकी बात कैसे हो जाती है? कभी ये सोचा है कि आप जो टीवी देखते हैं उसमें आपके फेवरेट टीवी सीरियल आते कैसे हैं? या फिर कभी ये सवाल आया आपके दिमाग में कैसे आप इंटरनेट का मजा घर बैठे उठा पाते हैं? या कहीं रास्ते में चलते हुए फोन को उठाया और आप शुरू हो गए, है ना? तो कई बार आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट हमारे जो होते हैं वो कई हफ्ते आगे तक के मौसम का ऐलान कर देते हैं। खैर, ये जो कुछ भी आपको पता है वो क्या है, वो सैटेलाइट की वजह से है, जो मैन मेड सैटेलाइट है, हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब इनका हमारी जिंदगी में इतना बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम लोग कम गहराई से जानते हैं। ठीक है, तो आज चूंकि अपना टॉपिक ही है सैटेलाइट और साइंस एंड टेक से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको ये समझा पाए। ठीक है, और इसमें अगर कोई भी आपको कोई कमी रह जाएगी तो मुझे फिर बाद में आप पूछिएगा वहां पर। ठीक है, अगर कोई भी चीज समझिए कि कोई भी एक छोटी सी चीज है किसी बहुत बड़ी चीज का चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे चांद है, जो मून है वो हमारे अर्थ का रोटेट कर रहा है चारों तरफ, मतलब उसका चक्कर लगा रहा है, इसलिए वो भी एक सैटेलाइट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैटेगरी में। आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अभी रूस ने जिसकी बात की थी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत के ऊपर गिर सकता है, अब ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इसलिए ये भी एक सैटेलाइट है। अब आप सोचेंगे चांद और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोनों सैटेलाइट कैसे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरी होती है नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट को बोलते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है, जैसे हम बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, और इससे हम लोग फिर ऊपर अंतरिक्ष में भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, दूसरी होती है नेचुरल सैटेलाइट, ये इंसानों के द्वारा नहीं बनाई जाती। ठीक है, ये अंतरिक्ष में कई अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उनकी वजह से बन जाती है। जैसे हमारा अपना मून, चांद, हमारे सौरमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे हर ग्रह का एक अपना मून तो है ही। आपने सुना होगा सनी ग्रह, सैटर्न जिसको कहते हैं, इसमें तकरीबन 82 मून है। इसके अर्थ का एक ही मून है और शनि के 82 मून है। फिर भी अभी एक लेटेस्ट खबर आपको बताता हूं कि 20 और मून हैं जिनके बारे में कहा जा रहा कि वो शनि ग्रह के हो सकते हैं। अगर ये कंफर्म हो गया तो शनि के पास तो 102 मून होंगे। ठीक है, अब एक होती है ह्यूमन के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट। तो आपके दिमाग में आएगा सर फिर पहली सैटेलाइट किसने भेजी थी, कौन सी थी? तो हमारे अर्थ से अंतरिक्ष में जो सबसे पहली सैटेलाइट भेजी गई थी वो रूस ने भेजी थी और इसका नाम था स्पुतनिक 1। दरअसल क्या होता है कि जब सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था तो इसके पहले अमेरिका भी एक बार सैटेलाइट को लॉन्च करने का ट्राई कर चुका था, लेकिन वो तब फेल हो गया था। तो वेस्टर्न दुनिया के लोग सोचते थे कि रूस कभी भी अंतरिक्ष में कोई भी चीज नहीं भेज पाएगा, लेकिन उसने इस पहली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर एक इतिहास रच दिया। और ये सैटेलाइट जो थी ना वो करीबन 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च की गई थी और इस सैटेलाइट का साइज 1 फुटबॉल के बराबर था। इसके बाद फिर नवंबर में उसी साल 1957 में ही रूस ने एक और सैटेलाइट लॉन्च की और जिसमें एक लाइका नाम की फीमेल डॉग भी भेजी गई। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो ह्यूमन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, अब इसे बनाने में करीब 10 सालों का समय लगा। इसमें कई सारे अलग अलग देशों ने अपनी रिसर्च और फंडिंग दी है ताकि इसके द्वारा
जो रिसर्च वहाँ की जाएगी उसका फ़ायदा उन्हें भी मिले। और इसे 1998 से 2011 के बीच में बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि 2024 तक यह काम करने लायक नहीं बचेगा, इसलिए चाइना जैसे देश खुद का ही स्पेस स्टेशन बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में यूएसए ने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 2031 तक काम करेगा, मतलब 2031 तक काम करेगा। अब हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में करीबन अगर देखें तो लगभग 5 लाख आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। अब ये जो इतनी ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से इनका आपस में टकराने का भी बड़ा खतरा है। इसलिए जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो इन सभी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को देखते हुए लॉन्च किया जाता है और उसे इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि वह कहीं किसी और सैटेलाइट में जाकर न टकरा जाए या किसी सैटेलाइट के मलबे से न टकरा जाए। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने की कुछ बात है कि फिर भी इंसानों से गलतियाँ हो ही जाती हैं, जिसके कारण सैटेलाइट आपस में टकरा जाती हैं और उससे दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या होता है कि जब सैटेलाइट आपस में टकराते हैं तो उनसे कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उनमें भी क्रैश हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट के टकराव के कारण 2007 में चाइना के द्वारा किया गया एक एंटी सैटेलाइट मिशन था, जिसने अर्थ के ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कूड़ा फैला दिया। ठीक है, और उसमें 2013 में एक रूस की एक सैटेलाइट उस समय टूट भी गई उस कूड़े की वजह से। और इसी साल 2 और सैटेलाइट, एक नाम है इरिडियम 33, वो भी न्यूज़ में था, और कॉस्मोस 2251, ये भी आपस में टकरा गई, जिससे अर्थ के ऑर्बिट में एक बड़ा डेब्रिस मतलब मलबा वहां पर फैल गया। अब चलिए, तो बात हुई सैटेलाइट्स और उन सबकी जो टकराहट की। मेन हमारा मुद्दा है कि सैटेलाइट ये क्या काम करता है। ठीक है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कैसे बनाते हैं, क्या है। यहाँ पर आपको उसके लिए आपको साइंटिस्ट नहीं बनाना है ना, वो आपको एक ब्यूरोक्रेट्स बनाना चाह रहे हैं, तो सैटेलाइट्स का काम पूछ सकते हैं। तो हमारी अर्थ पर सैटेलाइट का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो होता है वो कम्युनिकेशन और नेविगेशन में होता है। नेविगेशन समझ रहे, जीपीएस, जिसके द्वारा आप लोकेशन वगैरह ट्रेस करते हो, ओला बनाते हो, अपनी लोकेशन किसी को भेजते हो, किसी घर की लोकेशन लेके आप उसके घर पहुंच जाते हो। तो आपके घर में जो भी टीवी सीरियल या मूवी आपको दिखाई जा रही है वो सब सैटेलाइट के द्वारा ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो जीपीएस सैटेलाइट के एक बहुत बड़े नेटवर्क की वजह से काम कर पाता है, जो अलग अलग लोकेशन के डाटा को एक जगह इकट्ठा करता है और एक रियल टाइम मैप बनाता है। दरअसल जो भी चीज पृथ्वी के बाहर होती है उसका टाइम हमारी अर्थ के टाइम से अलग चलता है, इसलिए जीपीएस वाली सैटेलाइट्स को जल्दी जल्दी रिपेयर करते हैं ताकि समय और लोकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस ना दिखाई दे। ठीक है, अब ये तो सैटेलाइट के काफी छोटे स्तर पर है युग है, लेकिन सबसे ज्यादा सैटेलाइट का इस्तेमाल बाकी ग्रहों पर नजर रखने के लिए किया जाता है और उन पर खोजबीन करने के लिए किया जाता है। हम ऑलमोस्ट हर ग्रह पर सैटेलाइट भेज चुके हैं और इन्हीं से मिले हुए डेटा से हम जो डेटा मिल रहा है अपनी बाकी की रिसर्च को कंटिन्यू कर पाते हैं। अब हम आपको ये बताना भूल गए कि हमारी जो भारत की जो पहली सैटेलाइट थी बच्चों, उसका नाम आर्यभट्ट था, जो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था इनका नाम। तो आर्यभट्ट ने क्या, जीरो को इन्वेंट किया था। एक गाना सुना होगा आपने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना। तो मनोज कुमार की वो फिल्म मुझे याद आ गई। खैर, सैटेलाइट का एक और यूज है जो आप मौसम या वेदर रिपोर्ट बनाते ना, तो ये बताता है कि कब कैसी हवा चलेगी, कहाँ पर तूफान आने की संभावना है, कहाँ पर बारिश आ सकती है। तो सैटेलाइट पृथ्वी पर मौजूद हर तरह की जो एयर होती है उस हवा का डेटा वैज्ञानिक को भेजती है, और जब पूरी पृथ्वी के डेटा को आपस में मिलाया जाता है तो हमें पता चलता है कि किस एरिया में कैसा मौसम आने वाला है। तो सैटेलाइट की मदद से यह भी पता लगाया जाता है कि किस एरिया में सुनामी जैसी कोई बड़ी आपदा आने वाली है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को जानकारी के बलबूते पर बचा लिया जाता है। अब आपने नाम सुना होगा एलन मस्क का। बच्चों, एलन मस्क थे या फिर जो जेफ बेजोस हैं अमेजन के मालिक, ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। ये भी अब सैटेलाइट सिस्टम को बना रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, एक ऐसे नेटवर्क को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजना चाहती है जिससे कहीं भी इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए एलन मस्क सबसे पहले 12,000 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में भेजेंगे, जिससे यह सर्विस चालू हो पाएगी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे करीबन 42,000 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अब एलन मस्क ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, जैसे रेगिस्तान के बीच में।
लेकिन अगर यह सैटेलाइट का नेटवर्क होगा तो हम किसी भी जंगल या किसी भी रेगिस्तान में इस इंटरनेट को बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। और यह शुरुआती दिनों में आम इंटरनेट से काफी ज्यादा महंगा होगा, लेकिन इसकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इतनी सारी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद भी पृथ्वी का ऑर्बिट बहुत ज्यादा भर जाएगा, और इसके लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना पड़ेगा जो अंतरिक्ष में मौजूद बेकार सैटेलाइट्स को कलेक्ट करके वापस से अर्थ पर ले आए और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि यह दोबारा ना पृथ्वी के ऑर्बिट में ना जा सके। तो आप समझ गए होंगे सैटेलाइट्स की जो बाढ़ आ रही है, हमारे भविष्य का सैटेलाइट सिस्टम कैसा होगा और सैटेलाइट क्या काम करता है। ठीक है, अब आपको इस पर जो भी डाउट्स हों वो मुझे बताएं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट के फंक्शंस को समझने की बात करेंगे, कैसे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट रियल में कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो हमारी पोजीशन को बता पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, यहां पर अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे चलिए पूछे, मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूं।